नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में आपका स्वागत है। न्यूज रूम से नए अंदाज में खबरें आपके सामने होंगी, लेकिन शुरुआत हम करेंगे मथुरा हिंसा के मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव से। मास्टरमाइंड मारा गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन उसे संरक्षण दे रहा था और कौन उसका आका है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें आपको हम तथ्यों के साथ दिखाएंगे, फिर ये सवाल आपके मन में भी जरूर आएगा। गाड़ियों का अंबार, सिलेंडरों का जखीरा, बैटरियों की भरमार, बर्तनों का पूरा भंडार, जनरेटर और पानी सप्लाई का सिस्टम। सरकारी बंगले में मास्टरमाइंड का कंट्रोल रूम, लाउडस्पीकर का नेटवर्क। जरा सोचिए, ये सब एक इंसान अकेले कैसे कर सकता था? ये सारी चीजें एक रात में तो नहीं बनी। क्या बिना राजनीतिक संरक्षण और बिना नौकरशाही के समर्थन और बिना सामाजिक मदद के कोई इंसान अकेले अपने दम पर यह कर सकता था? शायद नहीं। इन सवालों के जवाब तलाशने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि कहीं इसके तार ऊपर तक तो नहीं जुड़े थे, और कौन था रामवृक्ष का आका। इस पूरे मामले से साजिश की बू इसलिए आ रही है क्योंकि रामवृक्ष यादव कहां था, क्या कर रहा था और किस तरह का प्लान उसका है। इस सब बातों के बारे में सरकार को जानकारी थी, सरकार के पास सारे तथ्य थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक्शन नहीं हुआ। आज तक ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर क्यों खुफिया विभाग के बार बार इनपुट्स दिए जाने के बावजूद भी सरकार चुप बैठी रही। जवाहर बाग हिंसा के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मथुरा प्रशासन की बार बार मांग के बावजूद यूपी सरकार ने जवाहर बाग से रामवृक्ष यादव का कब्जा हटाने के लिए जरूरी फोर्स देने में कोताही बरती। 2 जून की शाम अदालत के आदेश के बाद कम फोर्स लेकर जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों पर उपद्रवियों ने हमला बोल दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। पीएल दाखिल की थी मैंने, क्योंकि यहाँ पर कभी सिटी मजिस्ट्रेट की पढ़ाई कर देते थे, कभी सीओ की पढ़ाई कर देते थे, पब्लिक की पढ़ाई कर रहे थे, सिपाही की पढ़ाई कर रहे थे। जो चौकी इंचार्ज थे वो अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक लॉलेसनेस की पोजीशन पैदा हो गई थी। ये लगता था कि ये जो है एक एक्सट्रीमिस्ट लोग, आतंकवादी लोग यहाँ पर आ गए, जो मथुरा में कोई भी हरकत कुछ भी कर सकते हैं। आज तक के पास मौजूद मथुरा के डीएम राजेश कुमार और तत्कालीन एसएसपी मंजुल सैनी की चिट्ठियों से भी साफ जाहिर है कि मथुरा प्रशासन रामवृक्ष के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कोशिश कर रहा था। मथुरा प्रशासन ने सरकार को पहली चिट्ठी 11 फरवरी 2015 को भेजी। इसमें लोकल इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए बताया गया कि अंदर हालात बेहद खतरनाक हैं, लिहाजा पर्याप्त फोर्स के बगैर कार्रवाई संभव नहीं है। दूसरी चिट्ठी डीएम की तरफ से 29 सितंबर 2015 को भेजी गई। इस पर सुनवाई नहीं हुई। मैंने कंटेम्प्ट दाखिल किया था 16 जनवरी 2016 को। उसमें डीएम साहब ने वहाँ एफिडेविट दाखिल किया। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ को जो पत्र लिखा है, जो मांग की गई है कि आरक्षी हमें 1800 दिलाई जाए, महिला आरक्षी 200 दिलाई जाए, पीएससी 12 कंपनी दिलाई जाए, आरएएफ की 8 कंपनी दिलाई जाए, महिला आरएएफ की 2 कंपनी दिलाई जाए। इतनी मांग करने के बाद भी शासन ने इनको उपलब्ध नहीं कराई। केवल 2-2, 3-3 कंपनियां उपलब्ध कराने के बाद में और कह दिया कि अभी पुलिस फोर्स आएगी जब बाद में करना आप। उस दिन केवल ट्रायल्स ही हो रही थी, इनका कोई खाली कराने का उद्देश्य नहीं था। लेकिन क्योंकि 2 आदमी को उन्होंने मार दिया तो इनकी मजबूरी होगी डीएम एसएसपी की उनको अटैक करने के लिए। अगर ये अटैक नहीं करते सैकड़ों पुलिस वाले और मारे जाते। आखिर में विजयपाल तोमर ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दायर की, जिस पर डीएम ने 20 फरवरी 2016 को फिर से एक गोपनीय चिट्ठी भेजी, जिसमें भारी पुलिस फोर्स की मांग की गई। लखनऊ से अदालत की अवमानना से बचने के लिए फोर्स देने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन इतनी कम कि कार्रवाई करना संभव नहीं था। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आखिर लखनऊ में बैठा कौन शख्स रामवृक्ष यादव के ऊपर कार्रवाई नहीं चाहता था। मैं कहना चाहता हूँ, जरा भी शर्म बची है नेताजी में तो उन्होंने शिवपाल का इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। हम हमेशा अराजकता और कब्जा करने वालों के खिलाफ हैं और रहे हैं, और जो इनको सुरक्षा दे रहे थे वो जांच हो रही है। जल्दी पर्दाफाश, बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा।
बहरहाल जमीन पर कब्जे, दबंगई और प्रशासन की लापरवाही से हुई हत्याओं से उठकर ये मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है, जिसमें एक सनकी अपराधी और सत्ता की सांठगांठ के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बेशक रामवृक्ष की मौत के बाद इलाके से उसके आतंक का खात्मा हो गया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी कई सवाल अभी बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार किसके चलते वो इतने दिनों तक यहाँ पनपता रहा। न सिर्फ पनपता रहा बल्कि अपनी जड़ें भी जमाता रहा। और अगर अब सरकार ने सच्चाई से जांच की तो कई और सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। कैमरामैन प्रदीप कुमार गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, मथुरा, आज तक। मथुरा में हुई खूनी हिंसा का सच जानने के लिए हमारे 3 रिपोर्टर्स मथुरा पहुंचे, जमीनी हकीकत जानी और देखा कि 280 एकड़ में रामवृक्ष यादव ने कैसे अपनी वो लंका रचाई बसाई और वहां पर हथियारों का जखीरा ला खड़ा कर दिया। हम इस वक्त मथुरा के जौहर बाग में मौजूद हैं, जहां वेडनेसडे के बाद पहली बार पुलिस ने एक्सेस अलाउ किया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन सारी गाड़ियों को जला दिया गया। ये गाड़ियां इस पूरे 250 एकड़ में कई जगहों पर थी, जिसे एलपीजी सिलेंडर का ब्लास्ट किया गया और ये कहा गया जिससे कि तमाम तरह के सबूत मिट जाएं। पुलिस ने इन सारी गाड़ियों को क्रेन के द्वारा इकट्ठा करके यहाँ पे रखा गया है। जहाँ पर हम खड़े हैं इसे रामवृक्ष यादव के समर्थक किचन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से ये पूरा एरिया डैमेज कर दिया गया। उन लोगों ने एलपीजी सिलेंडर्स के को इस्तेमाल करके इन पूरी जगहों को ब्लास्ट करने की कोशिश की, जिससे पुलिस के पास किसी भी प्रकार का सबूत न मिले। यदि आप अंदर जाएं तो यहाँ पर कई सारी बैटरियां भी यहाँ पर कम से कम 8 से 10 बैटरियां भी दिख रही हैं जो जलने से बच गई हैं। लेकिन ये अंदर आप देखेंगे तो तमाम तरह के पतीले जो खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है उन सारे पतीलों को और बर्तनों को यहाँ रखा गया है। इसके अलावा काफ़ी जो छोटे सिलेंडर्स भी हैं, काफ़ी छोटे सिलेंडर्स भी यहाँ पर कम से कम 100-150 के करीब 100-150 से ज़्यादा आप छोटे सिलेंडर्स को देख सकते हैं। रामवृक्ष यादव ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी जवाहर बाग के इस इलाके में कब्जा जमाने के लिए। जब शासन प्रशासन ने बिजली पानी काटी तो आप देख पा रहे हैं ये जो एक आर्टिफिशियल जो स्विमिंग पूल है वो स्विमिंग पूल रामवृक्ष ने बनवाया था अपने समर्थकों के लिए, अपने लिए। इसमें पानी भरा जाता था और चारों तरफ घेरा इसलिए बना दिया गया था कि पानी बाहर न निकले। जाहिर तौर पर जो समर्थक थे वो बाहर ज़्यादा आ जा नहीं सकते थे, लिहाजा बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया था। लिहाजा एक आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल यहाँ पर बनवाया गया था। आप देख पा रहे हैं पार्क में जो ये स्टेज बना हुआ है, रामवृक्ष यादव यहीं अपनी संसद चलाता था और यहीं से जो पूरा आंदोलन था किस तरीके से पुलिस से मुकाबला करना है, जब पुलिस अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगी उसके बाद रामवृक्ष यादव ने बाकायदा जो आप सामने की तरफ स्टेज देख पा रहे हैं इस स्टेज को एक तरीके से संसद में तब्दील कर दिया था। और यहाँ से जवाहर पार्क के इस हिस्से में रामवृक्ष यादव वो रहता था। काफ़ी वीआईपी उद्यान विभाग का ये कमरा था लेकिन यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था और रामवृक्ष यादव इस कमरे में रहता था और बताया जाता है कि यहाँ पर वो अपने वीवीआईपी जो लोग आते थे उससे मिलता था। रामवृक्ष यादव के पास से जवाहर बाग का जो पूरा उद्यान है ये खाली कराने के बाद आप देख सकते हैं अंदर का किस तरह से माहौल है। यहाँ तमाम लगातार यहाँ लाइन से झोपड़ियाँ बनी थी, लोगों के यहाँ रहते थे, यहाँ लोगों के घर बने हुए थे। कब्जा करने के बाद यहाँ कुछ इलाके को गोदाम के रूप में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ पर स्वयंसेवक जो यहाँ पर इस वक्त लाए गए हैं तमाम सामान कलेक्ट कर रहे हैं जो कि यहाँ आग में जल गया। देख सकते हैं सर हर तरफ पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये गार्डन हुआ करता था जहाँ पूरी हरियाली थी और तमाम जो डिपार्टमेंट है इसकी तमाम चीज़ें थी, बिल्डिंग्स थी, सब नष्ट हो चुका है।